नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका न्यू इंडिया नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की इस क्लास में नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपके सामने भारत के एक और महत्वपूर्ण पड़ोसी देश श्रीलंका को प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं और श्रीलंका को हर एंगल से हम यहां पर देखने का प्रयास करेंगे ताकि आज के बाद आपको श्रीलंका को वापस देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़े। इसलिए हर दृष्टिकोण से मैं आपके सामने चीजें प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा और उन चीजों में कहां से किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं वो तमाम चीजें आपके सामने यहां पर प्रस्तुत की जाएगी। सबसे पहले आप देखिए कि भारत के दक्षिण पूर्व में साउथ ईस्ट में एक छोटा सा देश है। हालांकि भारत के क्षेत्रफल की तुलना में श्रीलंका का क्षेत्रफल बहुत कम है, लेकिन फिर भी चूंकि एक स्वतंत्र राष्ट्र, संप्रभु राष्ट्र, उसकी भी अपनी एक भूमिका है। भारत के दक्षिण पूर्व में एक छोटा सा देश है श्रीलंका। उस श्रीलंका की लोकेशन जो है वो जियो पॉलिटिकल पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 21वीं शताब्दी में हिंद महासागर की महत्ता लगातार बढ़ रही है। हिंद महासागर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग बनने के लिए जा रहा है। मैरीटाइम सिल्क रूट के माध्यम से चाइना लगातार अपने पैर पसार रहा है और इस क्रम में चाइना मलक्का जल संधि के विकल्प के रूप में जो ओबोर प्रोजेक्ट है, ओबोर OBOR, वन रोड वन बेल्ट के माध्यम से लगातार चाइना जिस प्रकार से हिंद महासागर में मैरीटाइम सिल्क रूट के माध्यम से हिंद महासागरीय विभिन्न देश जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, सेशेल्स, मेडागास्कर, जिबूती, वो तमाम देश जिनकी बाउंड्री जो है हिंद महासागर के साथ लगती है, उनके साथ श्रीलंका लगातार बेहतर संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। श्रीलंका उनके साथ चाइना लगातार बेहतर संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। इस क्रम में उसने म्यांमार का कोको द्वीप पहले भी ले लिया है। इसलिए क्या एंगल से क्वेश्चन कब बन सकता है वो तमाम चीजें मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास यहां पर करूंगा। अब सबसे पहले बताना चाहूंगा कि हम इसमें क्या क्या देखेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले श्रीलंका का एक छोटा सा व्यू हम देखना पड़ेंगे कि श्रीलंका में कौन सी चीज कहां पर है, ताकि श्रीलंका को बहुत अच्छे से मैं आपको समझा सकूं। नंबर 1 श्रीलंका का मैप हम करेंगे। नंबर 2 श्रीलंकाई संघर्ष क्या है, ये कहानी कैसे शुरू होती है, श्रीलंका में सिविल वार कैसे होता है और लगभग 30 साल तक जो सिविल वार चलता है जिसने श्रीलंका को काफी नुकसान पहुंचाया, वो नुकसान के कारण क्या थे उसके इतिहास को हम जानने का पूरा प्रयास करेंगे। उसके बाद इस सिविल वार को वर्ल्ड वाइड ले जाने वाला जो व्यक्ति था जिसने तमिलों की आवाज को उठाई और हमारी जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस जो श्रीलंका में गई थी, उनके जो लीडर थे दीपेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि प्रभाकरण जो है वो एक बहुत ही योग्य नेतृत्व करता था। किस प्रकार उसने LTTE जो एक आतंकवादी संगठन था, उस आतंकवादी संगठन को उसने किस प्रकार से दुनिया का सबसे आधुनिक संगठन बना दिया और 30 साल तक उसने श्रीलंका के साथ किस मजबूती के साथ संघर्ष किया। साथ ही साथ भारत और श्रीलंका की सेनाएं मिलकर भी उसका किस प्रकार से ताबड़तोड़ उसने हमले किए और किस प्रकार तमिलों का वो एक बहुत बड़ा हीरो बन गया, उसकी कहानी भी मैं आपको प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों उसके बाद में भारत सरकार ने श्रीलंका में LTTE को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट 1987 में किया था, जिसको हम कहते हैं राजीव जयवर्धने एग्रीमेंट। राजीव गांधी उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और जयवर्धने जो है उस समय श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। इन दोनों के मध्य जो समझौता हुआ उसे हम राजीव जयवर्धने एग्रीमेंट कहते हैं। देखते हैं आप, सबसे पीछे यहाँ पे खड़े हैं PV नरसिम्हा राव, जो बाद में राजीव गांधी की डेथ के बाद बनते हैं प्रधानमंत्री। और ध्यान रखना, जब राजीव जयवर्धने एग्रीमेंट होता है और भारत की शांति सेनाएं वहां पर जाती है तो किस प्रकार LTTE नाराज होता है और राजीव गांधी पर पहले एक हमला होता है, वहां की सलामी के दौरान वो असफल हो जाता है, लेकिन बाद में किस प्रकार एक बम कांड में उनको उड़ा दिया गया। ये एक पहला इतना बड़ा आत्मघाती हमला था जिसमें एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री को इस प्रकार से मार दिया गया था।
पूरी दुनिया सन रह गई थी, उसको भी मैं, उस कहानी को भी यहाँ पर आपको प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा ताकि भारत श्रीलंका संबंधों को हम समझ सके। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार श्रीलंका का हम्बन टोटा जो बंदरगाह, जिसको 2016 में चीन ने लीज पर ले लिया है 99 सालों के लिए, और इसके कारण, इसके पीछे कारण क्या है और किस प्रकार चाइना के ऋण जाल में, जिसको हम कहते हैं लॉन डेप्ट के अंदर फंसा हुआ है श्रीलंका, आज बहुत बड़ा ऋण उसके ऊपर है, उसकी पूरी कहानी बताने का यहां पर प्रयास करूंगा। साथ ही साथ जैसे कुछ और चीजें, हम्बन टोटा कहां पर है, अनुराधापुर क्या है, त्रिकोणामली क्या है, पुलमोदई क्या है, जाफना जो तमिल प्रांत का सबसे कोलंबो के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सिटी माना जाता है और जो एलटीटी का सबसे बड़ा केंद्र रहा, पाक स्ट्रीट क्या है इसको बताऊंगा, एडम ब्रिज क्या है, और साथ ही साथ श्रीलंका की राजधानी जो है वो कोलंबो के नजदीक श्री जयवर्धने जो है उसके बारे में भी हम यहाँ पर पूरी बातचीत करेंगे। और पेन, ये क्वेश्चन आईएएस में ऐसा कैसा पूछा गया था, जाफना प्रायद्वीप के बारे में, जाफना प्रायद्वीप क्या है उसको भी मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। उसके बाद कुछ चीजें और, जैसे श्रीलंका का इतिहास, श्रीलंका किस प्रकार से आजाद होता है और वो सब चीजें भी यहां पर मैं बताने का आपको पूरा प्रयास करूंगा। भारत की वर्तमान में श्रीलंका में भूमिका क्या है उसको हम बहुत अच्छे से करेंगे। भारत के लिए श्रीलंका क्यों इंपॉर्टेंट है उसको हम देखेंगे। साथ ही साथ जो इंडियन ओशन आप देख रहे हो, उस इंडियन ओशन में श्रीलंका की जो इंपॉर्टेंसी है वो क्या है और किस प्रकार से और अधिक इंपॉर्टेंट बन सकता है, उसको मैप के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने का बहुत अच्छे से प्रयास करूंगा। साथ ही साथ उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा, गोटाबाया राजपक्षे। दोस्तों, ये श्रीलंका के 2019 के अंदर श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं गोटाबाया राजपक्षे, और ये क्या भारत के फेवर में रहेंगे, क्या भारत श्रीलंका संबंध इनके साथ बेहतर रहने का प्रयास होगा, क्योंकि जो राजपक्षे फैमिली है वो कहीं ना कहीं चाइना के साथ ज्यादा उसका झुकाव है, क्योंकि इनके जो बड़े भाई थे महेंद्र राजपक्षे जो वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री है, ये वाले, ही इज वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी महेंद्र राजपक्षे, इसके बारे में बताऊंगा। ये अभी लेटेस्ट प्रधानमंत्री बने हैं, 2 बार श्रीलंका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, 2004 से 2014 तक ये राष्ट्रपति रहे, और इनकी क्या भूमिका रही और किस प्रकार उस समय इनका झुकाव चीन की ओर अधिक हुआ, वो पूरी बातें मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। साथ ही साथ लेटेस्ट एक और इश्यू जो उठा है वो इश्यू आपको बताना बहुत जरूरी है, और वो क्या है कि श्रीलंका में लगातार जिस प्रकार से मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उस मानवाधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध जो है यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है, उसके अंदर श्रीलंका के खिलाफ एक रेजोल्यूशन लाया गया, लेटेस्ट लाया गया है 2021 के अंदर, और उसमें भारत जो है 47 मेंबर में भारत जो है उसमें नदारद रहा, एब्सेंट रहा, और उसमें पाकिस्तान, चाइना, रसिया जैसे देश जो है वो श्रीलंका के साथ थे। उसका क्या इंपैक्ट होगा उसको मैं पूरा बताने का यहां पर प्रयास करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, चीन और पाकिस्तान की श्रीलंका में भूमिका क्यों बढ़ रही है, और अगर ये भूमिका बढ़ रही है तो भारत को इसे किस एंगल से देखना चाहिए, यह भी मैं यहां पर बताने का पूरा प्रयास करूंगा। उसके बाद भी कुछ नोट्स आपके लिए लेके आया हूं कि जैसे भारत के लिए श्रीलंका का महत्व क्या है, परीक्षा के पॉइंट से सेतु समुद्रम परियोजना क्या है, धनुष कोटि क्या है, तलई मन्नार क्या है, जो चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा उसका बहुत अच्छा यहां पर दिया हुआ है। भारत द्वारा श्रीलंका में क्या भूमिका अदा की जा रही है, किस प्रकार भारत श्रीलंका में जो सिविल वार चला है 2009 तक, उसके बाद किस प्रकार वहां पर जो तमिलों का नुकसान हुआ, हजारों घरों को तोड़ दिया गया, हजारों लोग मारे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया, उसमें भारत की वहां पर क्या भूमिका है। भारत लगभग 10,000 अतिरिक्त घरों का निर्माण वहां पर कर रहा है, 150 करोड़ की मदद से एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कर रहा है। वो सब चीजें भी यहां पर हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। भारत को श्रीलंका से सतर्क क्यों रहना चाहिए, क्या कारण है कि श्रीलंका से हमें सतर्क रहने की अभी आवश्यकता है, ये तमाम बिंदु आज हमारी इस क्लास में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैंने सबसे पहले मैं इसलिए बताता हूं ताकि आपको इस बात का पता रहे कि हम आज के इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इन तमाम चीजों से पहले मैं चाहूंगा कि हम श्रीलंका का एक बार भौगोलिक रूप देख लें।
सबसे पहले श्रीलंका का भौगोलिक रूप देखें तो दोस्तों ध्यान रखना, श्रीलंका जो है वो बेसिकली एक हिंद महासागरीय, श्रीलंका की लोकेशन हम देखें तो श्रीलंका हिंद महासागरीय द्वीपीय देश है। हिंद महासागरीय द्वीपीय देश का मतलब ऐसा देश जो पूरी तरह से हिंद महासागर में एक आइलैंड के रूप में है, इसलिए हिंद महासागरीय द्वीपीय देश के रूप में जाना जाता है। अब कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको आने चाहिए उसको मैं चर्चा करूंगा। नंबर 1, श्रीलंका के कुछ नाम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि श्रीलंका को किन किन नामों से जाना जाता है। श्रीलंका के अन्य नाम क्या क्या हैं वो आपको जानना चाहिए। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना, श्रीलंका में नंबर 1 पुर्तगाली जो है वो श्रीलंका को सिले कहते थे। पुर्तगाली जो है वो श्रीलंका को सिले के नाम से जानते थे, जबकि ब्रिटिश जो है बाद में अंग्रेजों की कॉलोनी बन गया ये, और अंग्रेज इसे जिस नाम से जानते थे उस आधार पर इसे सिलोन नाम दिया गया था। और ध्यान रखना, सिलोन नाम कब तक रहा, 1972 तक इसका नाम सिलोन था, और उसके बाद जो है श्रीलंका का नाम श्रीलंका हो गया। जो वर्तमान हम श्रीलंका पढ़ते हैं ये नाम बेसिकली 1972 से आया है। साथ ही साथ श्रीलंका के आसपास जो मन्नार की खाड़ी है वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में रत्न प्राप्त होते हैं, इसलिए तीसरा नाम जो आप आएगा, इस श्रीलंका को रत्न द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। श्रीलंका को रत्न द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट भी हम बहुत अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट जो आपका होगा, कुछ लोग इसे, चूंकि मन्नार की खाड़ी में मोती मिलते हैं इसलिए श्रीलंका को पूरब का मोती भी कहा जाता है। श्रीलंका को इन 4 नामों से जाना जाता है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। सबसे पहले श्रीलंका एक हिंद महासागरीय द्वीपीय देश है। पुर्तगाली इसे सिले के नाम से जानते थे। ये सिले, ये शब्द कहां से आए हैं बेसिकली, तो ध्यान रखना, सिली यहाँ की मुख्य भाषा है, वहीं से ये शब्द बने हैं। तो पुर्तगाली इसे सिले कहते थे, अंग्रेज इसे सिलोन कहते थे, और इसे रत्न द्वीप के रूप में जाना जाता था। इसे पूरब का मोती भी कहते हैं। और जब यूरोपियन 15वीं शताब्दी में भारत की ओर आए तब मसालों की जो खोज हुई और समुद्र के रास्ते से, तो यहां पर मसाले भी बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं। जब भी आपको श्रीलंका जाने का मन हो और आप श्रीलंका जाएं तो ध्यान रखना, श्रीलंका में नारियल, चाय, काली मिर्च, इनका उत्पादन बहुत बड़े स्तर पे होता है दोस्तों। अब ये तो मैंने एक बेसिक चीजें बताई कि श्रीलंका के नाम क्या क्या है, सिले, सिलोन, रत्नद्वीप, पूरब का मोती, मसालों का द्वीप, इन नामों से श्रीलंका को जाना जाता था। 1972 तक श्रीलंका का नाम सिलोन था, अंग्रेज इसे सिलोन के नाम से पुकारते थे, और 1972 में इसका नाम बदलकर श्रीलंका कर दिया गया। तो ये सबसे पहले आपको मैंने कुछ बेसिक चीजें बताई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। यहां पर आप देखोगे ये हमारा प्यारा भारत, और भारत का जो क्षेत्र यहां पर है, ये वाला पार्ट, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो ये पार्ट हम यहां देखें, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये वाला, ये बेसिकली भारत का रामेश्वरम द्वीप क्षेत्र है। रामेश्वरम द्वीप, ये वाला रामेश्वरम द्वीप है। तो आप लोग ध्यान रखना कि अगर थोड़ा सा बड़ा हम करें तो ये ऐसे आएगा, ये भारत का रामेश्वरम, ये भारत का रामेश्वरम, और ये श्रीलंका का ये जो पार्ट है ये ऊपर जाके और ऐसे आता है। ये पार्ट आपका, ये मान लीजिए कुछ समय के लिए जैसा मैंने बनाया उसको आप देखने का प्रयास करना, ये श्रीलंका है। इन दोनों के बीच यहां पर ये जो जलसंधि है, जलसंधि का मतलब 2 जलीय भागों को जोड़ने वाली, तो यहां पर दोस्तों ये आप देखोगे यहां पर ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और यहां पर ये बेसिकली मन्नार की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, और वैसे दोनों ही इंडियन ओशन के पार्ट है। यहां पर आप देखोगे ये मन्नार की खाड़ी और ये ऊपर बे ऑफ बंगाल है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो बनेगा कि यहां पर जो जलसंधि है उस जलसंधि का नाम क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसी जलसंधि को हम कहते हैं पाक जलसंधि।
पाक स्ट्रेट के नाम से इसको जाना जाता है। जल संधि को इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं। और ध्यान रखना, कोई भी जल संधि हो वो हमेशा जोड़ती भी है और अलग भी करती है। जोड़ती हमेशा दो जलीय भागों को है और अलग करती है दो लैंड पार्ट्स को। तो यहां पर आपका सबसे पहला बिंदु जो होगा कि पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट जो है वो किन दो को जोड़ती है, तो ध्यान रखना ये बेसिकली बे ऑफ बंगाल को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ती है। तो यहां पर ये, और अलग किसको करती है, तो ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ये पॉइंट भी आप यहां पर ध्यान रखोगे। लेकिन जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है कि हमारे जो जहाज हैं, आपको पता होगा भारत का कोई भी जहाज हो, अगर उसको यहां से यहां जाना हो, यहां से अगर भारत की पश्चिमी तट के बंदरगाहों से यहां जाना हो, तो ये रूट अभी इस रूट से नहीं जा सकते, क्योंकि ये इतना अच्छा रूट नहीं है और यहां से जहाज पार नहीं हो सकते। इसलिए जहाजों को ऐसे जाना पड़ता है, श्रीलंका का चक्कर लगाते हुए ऐसे आना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि हम इस दूरी को कम करने के लिए हमें पाक स्ट्रेट को गहरा करना चाहिए। और ध्यान रखना दोस्तों, इस क्रम में पाक जल संधि को गहरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट चलाया, जिस प्रोजेक्ट को हम कहते हैं सेतु समुद्रम परियोजना। इसी प्रोजेक्ट को हम कहते हैं सेतु समुद्रम परियोजना। आगे ये बिल्कुल लिखा हुआ भी है, सेतु समुद्रम परियोजना क्या है, ये मैंने बहुत अच्छे से आगे नोट्स में आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल भी जाएगा। सेतु समुद्रम परियोजना क्या है, तो ध्यान रखना, जहां पर पाक जल संधि है, पाक जल संधि इतनी गहरी नहीं है, इसलिए कहते हैं कि यहां पर भगवान राम जब सीता को लेने गए थे, तो यहां पर आज भी पानी के थोड़ा नीचे एक पुल टाइप दिखाई देता है चट्टानों का, इसलिए कहते हैं इसी का नाम है राम सेतु। मतलब पाक जल संधि जहां पर है उसी जगह को राम सेतु भी कहा जाता है। और इससे पहले इतिहास में इसी का नाम आदम का पुल था, या इसी को आपको पता है अंग्रेज एडम ब्रिज के नाम से जानते थे। इसी को एडम ब्रिज, वापस रिपीट कर रहा हूं, जहां पर पाक जल संधि है वो पाक जल संधि ज्यादा गहरी नहीं है, इसलिए जहाज आर पार नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि वहां चट्टाने हैं। अब यहां पर इतिहास की एक पौराणिक कथा चलती है कि भगवान राम जब सीता को लेने के लिए लंका गए, तब हनुमान जी के द्वारा एक पुल बनाया गया था। उस पुल को आज भी कहते हैं राम सेतु। इसलिए रामेश्वरम हमारे लिए इंपॉर्टेंट धार्मिक स्थल इसलिए बन जाता है कि वहां पर राम सेतु है। ये राम सेतु जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। इसी राम सेतु का पहले प्राचीन काल में नाम आदम का पुल था और अंग्रेज इसको एडम ब्रिज के नाम से जानते थे। तो यहां पर आप पूछे कि सेतु समुद्रम परियोजना क्या है, ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक परियोजना है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाहों को पूर्वी तट के बंदरगाहों से जोड़ने के लिए पाक जल संधि को गहरा करना है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। रोक क्यों लगाई, क्योंकि एक याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में भारत के अंदर कि अगर ये जल संधि गहरी होती है और सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट पास होता है, तो इससे राम सेतु टूट जाएगा, जो कि हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। अतः सुप्रीम कोर्ट ने इस सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी। तो एक क्वेश्चन मैंने आपका करा दिया है। ये बेसिकली सेतु समुद्रम परियोजना क्या है, ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है और भविष्य में आपके आरएस के एग्जाम में 100% ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। उसमें हम आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट हम आगे बढ़े। यस, एक क्वेश्चन आपका यह पूछा गया कि श्रीलंका की ओर भारत का अंतिम गांव कौन सा है। वेरी नाइस, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया था कि यहां पर हम देखें, अगर ये रामेश्वरम है और ये श्रीलंका का लास्ट हिस्सा है, तो यहां पर जो गांव है ये रामेश्वरम। आपसे पूछे कि श्रीलंका की ओर भारत का लास्ट गांव कौन सा है, तो दोस्तों ध्यान रखना, जो लास्ट गांव है उसका नाम है धनुषकोटी। उस गांव का नाम है धनुषकोटी। और श्रीलंका का भारत की ओर जो अंतिम गांव है, उस अंतिम गांव का नाम है तलई मन्नार।
ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और लेटेस्ट हमारे प्रधानमंत्री जब 2015 में नरेंद्र मोदी वहां गए थे तो तले मन्नार के माध्यम से एक रेलवे प्रोजेक्ट को भी उन्होंने वहां पर संचालित किया था, इसलिए वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है। साथ ही साथ यहां पर ये जो कुछ आइलैंड्स भी यहां पर फैले हुए हैं ऐसे, उन्हीं आइलैंड्स में से एक ध्यान रखना, एक आइलैंड यहां पर है कच्चा तीवु द्वीप। इसको भी आप लोग ध्यान रखना। जस्ट ये पूछे कि कच्चा तीवु द्वीप कहां पर है, तो ये पाक जल संधि के पास स्थित एक द्वीप है, जिस द्वीप को 1974 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया, जिसको लेकर अभी तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि यह भारत के मछुआरों के लिए यह आइलैंड होना बहुत जरूरी है। कच्चा तीवु द्वीप जो पाक जल संधि के पास श्रीलंका के पास स्थित है, भारत का था, उसे श्रीलंका को दे दिया गया। ये पॉइंट भी आप यहां पर याद रखेंगे तो आपको एग्जाम के पॉइंट से दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, ये जो मैंने कहा ये भारत और ये बेसिकली हमारा रामेश्वरम द्वीप आ गया, ये पाक जल संधि, इसी को नाम दिया गया एडम ब्रिज। यहां पर ये मन्नार की खाड़ी, ये आपका बंगाल की खाड़ी, और ये जो आप एरिया देख रहे हो ये वाला, इसी को श्रीलंका का जो उत्तरी भाग है दोस्तों, ये वाला भाग श्रीलंका का जो ऊपरी भाग है उसी को हम कहते हैं जाफना प्रायद्वीप, जाफना पेनिनसुला। और जाफना प्रायद्वीप को श्रीलंका की मुख्य जमीन से अलग करने वाला जो दर्रा है, उस दर्रे को किस नाम से जानते हैं, तो उस दर्रे का नाम है एलिफेंट दर्रा। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, एलिफेंट दर्रा कहां पर है। इसी प्रकार से जाफना प्रायद्वीप में सबसे इंपॉर्टेंट सिटी कौन सा है, तो जाफना सिटी होगा जो यहां पर है। ये पूरा एरिया लगभग यहां से आप देखोगे तो ये पूरा तमिल बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पर तमिल बड़ी संख्या में रहते हैं। तो ये पॉइंट भी आप यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अच्छा, दूसरा, आप कभी आपको श्रीलंका जाने का मौका मिले तो दोस्तों मैं एक चीज बताता हूं आपको, श्रीलंका बेहद सुंदर देश है। जैसे हमारा देश सुंदर है और वैसे श्रीलंका एक बहुत सुंदर देश है। लगभग 2 करोड़ 10 लाख की आबादी वाले इस देश में सीली समुदाय, तमिल समुदाय भाषाई पॉइंट से है, परंतु यहां पर बौद्ध धर्म लगभग 70% से ज्यादा बौद्ध धर्म यहां पर है, 70%। और बाकी फिर बौद्ध धर्म है, फिर हिंदू धर्म भी है, मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर बुद्धिस्ट लोग यहां पर रहते हैं। ये पॉइंट भी आप लोग यहां पर ध्यान रखना। कुछ चीजों को डिस्कस, बेसिक चीजों का डिस्कस करने के बाद आगे बढ़ने का पूरा प्रयास मैं करता हूं कि और क्या बन सकता है। एक छोटा सा और, कि जब भी आप श्रीलंका जाओ तो आप देखना कि श्रीलंका बेसिकली एक नारियल जैसा देश है। कभी आपने नारियल देखा हो तो नारियल के आकार का देश है श्रीलंका, लगभग ऐसा है श्रीलंका। और इसका बीचों बीच का पार्ट श्रीलंका का आप लोग ध्यान रखना, पूरा का पूरा पार्ट एक पर्वतीय पार्ट है, माउंटेनियस रीजन है पूरा का पूरा। और इन पर्वतों से निकलती है नदियां, और यहां पर सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है पिथुरा थालागाला। बता रहा हूं आपको, पिथुरा थालागाला इज द हाईएस्ट पीक ऑफ श्रीलंका। और यहीं से नदियां निकलती है, ऐसे यहीं से ये नदियां निकलती है जो पूरे एक तटीय क्षेत्र का निर्माण करती है। इसलिए कहते हैं कि श्रीलंका का जो अपवा तंत्र है वो रेडियल टाइप अपवा तंत्र है। ये ज्योग्राफिकल हम जाना। और चूंकि श्रीलंका के बीच में आपको देखोगे श्रीलंका विषुवत वर्ग से ज्यादा दूर नहीं है। आप यहाँ पे लोकेशन देखोगे तो वर्ल्ड मैप में ये उष्ण कटिबंध में पड़ता है, जहां पर बहुत अधिक बारिश होती है, और बहुत अधिक बारिश होने के कारण यहाँ घने जंगल है। साथ ही साथ ये जो उत्तरी क्षेत्र है ये तो और अधिक घना है, जिसको हम कहते हैं जाफना क्षेत्र। और इसी जाफना क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो बेसिकली तमिलों की है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। एक क्वेश्चन पता नहीं मैं भूल जाऊं, आपसे पूछे कि प्राचीन काल में श्रीलंका की राजधानी कौन सा शहर था। प्राचीन काल में श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर था। प्राचीन काल में श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर था, जो आपको दिखाई दे रहा है। आप नाम से देख सकते हो कि किस प्रकार भारत में चोल जैसे साम्राज्यों का आधिपत्य था और उन्होंने वहां पर इसको स्टैब्लिश किया था। अब ये सब चीज जानने के बाद, एक भूगोल और एक लोकेशन जानने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। और मैंने बताया
हर शताब्दी के अंदर श्रीलंका पर नजर रही, वो चाहे यूरोपियन देशों की रही हो, वो चाहे भारत की नजर रही हो, और साथ ही साथ अभी चाइना और पाकिस्तान की बहुत बड़ी नज़र श्रीलंका पर है, जिससे हमें सतर्क रहना है। क्योंकि आज की तारीख में हम अगर चीन जैसे देश से हमें जो खतरा है वो उत्तर से नहीं है, बल्कि वो बंगाल की खाड़ी वाली साइड से अधिक है, इसलिए हमें उसका ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए। श्रीलंका का इतिहास बहुत शानदार, ध्यान रखना दोस्तों। श्रीलंका जो है, सबसे पहला क्वेश्चन, श्रीलंका भी भारत की तरह ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन का उपनिवेश था और 4 फरवरी 1948 को भारत आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन से, और उसके लगभग आप मान सकते हो 6-7 महीने बाद 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका जो है वो बेसिकली ब्रिटेन से आजाद होता है। तो श्रीलंका हर साल अपना जो आजादी का दिवस मनाता है वो 4 फरवरी को मनाता है। हम लगभग दोनों देश साथ साथ ही आजाद हुए। अगर श्रीलंका में सिविल वार नहीं होता तो शायद श्रीलंका एक सिंगापुर की तरह विकसित देश भी बन सकता था, लेकिन ऐसा मंजूर नहीं था, क्योंकि अंग्रेज यहां पर ये लड़ाई छोड़ के गए, और बाद में यहां पर जो लड़ाइयां चली वो मैंने पहले भी कहा, वो ब्रिटिश द्वारा कहीं ना कहीं बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक द्वारा पैदा की गई थी। आगे बढ़े, उससे पहले मैं आपको यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा। एक पॉइंट क्लियर हो गया कि श्रीलंका ब्रिटेन का उपनिवेश था और 4 फरवरी 1948 को यह ब्रिटेन से आजाद होता है। ब्रिटेन से आजाद होने के बाद सबसे पहले चाहूंगा कि श्रीलंका जो है उसकी अगर हम जनसंख्या की बात करें दोस्तों, तो यहां पर कौन कौन सी जनसंख्या यहां पर है उसको हम देखने का प्रयास करें जनसंख्या के पॉइंट से। तो यहां पर सबसे पहले मैं ओवरऑल ये कहना चाहूंगा कि श्रीलंका की जो टोटल पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन में 74.9% जो है वो बेसिकली बौद्ध धर्म के लोग हैं। यहां पर 74.9% जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म के लोग हैं, और जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनकी मैक्सिमम लैंग्वेज जो है वो बेसिकली सीली भाषा है। सीली एक लैंग्वेज का नाम है, सीली भाषा है। तो एक तो हो गया धर्म। उसके अलावा मैं कहना चाहूंगा लगभग आप मान के चलिए 26.1% जो बाकी बच गया उसमें यहां पर उसके बाद सबसे अधिक है हिंदू, उसके बाद है ईसाई, और उसके बाद मुस्लिम धर्म के लोग भी यहां पर हैं। मतलब यहां पर बेसिकली और अभी पिछले साल आपको पता है यहां पर आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें काफी क्रिटिसाइज हुई थी। तो मैं कहना चाहूंगा यहां पर बहुसंख्यक जो है वो बौद्ध धर्म के लोग हैं। ये एक मैंने जनसंख्या के आधार पर आपको वितरण किया। 26.1% यहां पर हिंदू, ईसाई और मुसलमान हैं, मैक्सिमम बौद्ध धर्म के लोग हैं। लेकिन जो झगड़ा यहां पर है उस झगड़े पे हम चलें तो आप देखोगे बेसिकली श्रीलंका में अगर मैं भाषाई आधार पर जनसंख्या का वितरण करूं, तो आपको शायद जान के बड़ा अचंभा होगा कि यहां पर जो संघर्ष है श्रीलंका में जो 30 साल तक चला और जिसकी जड़ें आज भी है, आज भी इलेक्शन में, पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल होता है उस लिंग्विस्टिक बेसिस का, वो क्या है? तो श्रीलंका में मुख्यतः 2 भाषाई लोग यहां पे रहते हैं। वो 2 भाषाई लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर लगभग 85% लोग जो है वो बेसिकली सीली भाषा बोलते हैं। और मैंने कहा ना कि उस 85% जो सीली भाषा बोलते हैं उसमें अधिकतम 70 उसमें अधिकतम जनसंख्या के टोटल पार्ट में 74% तो बुद्धिस्ट लोग ही हैं। तो 85% जनसंख्या यहां पर सीली भाषा बोलने वाले लोगों की है, और 15% भाषा बोलने वाले यहां पर जो है वो बेसिकली तमिल कम्युनिटी के लोग हैं।
ये आप एक बहुत अच्छा पॉइंट समझना कि यहां की टोटल पॉपुलेशन को अगर हम धर्म के आधार पर नहीं, जनसंख्या के आधार पर बांटे, भाषाई आधार पर जनसंख्या का वितरण करें, तो उसमें 85% सीलीवासी लोग हैं और 15% जो लोग हैं वो तमिलवासी लोग हैं। अब सीली आपको पता है कोई बुद्धिस्ट भी हो सकता है, तमिल भी हो सकता है, बुद्धिस्ट भी हो सकता है और हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, कोई सीली भाषा बोलने वाला। 85% लोग सीली भाषा है। अब यहां पर जो तमिल रह रहे हैं वो तमिल दो प्रकार के हैं। यहां पर जो तमिल हैं वो बेसिकली दो प्रकार के हैं। मैं इसको थोड़ा सा यहां इस साइड लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे। देखो, सबसे पहले मैंने कहा कि यहां पर जो तमिल समुदाय को बोलने वाले, तमिल भाषा बोलने वाले हैं, वो तमिल भाषी लोगों को मैं दो भागों में डिवाइड कर देता हूं। वो तमिल जो है उसमें एक है श्रीलंकाई तमिल, एक तो हो गए श्रीलंकाई तमिल, मतलब तमिलों को, जो तमिल भाषा बोलने वाले हैं उनको मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो श्रीलंकाई तमिल और दूसरे जो है वो बेसिकली भारतीय तमिल। तो आप कहोगे सर कि भारत के तमिलनाडु की तमिल? नहीं, ये 15% जो है वो सब के सब श्रीलंका के अंदर ही है, वो सब के सब श्रीलंका में ही है। लेकिन थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा क्या, कि जैसे आप यहां पर देखिए, ये हमारा प्यारा भारत, और इस भारत में यहां पर ये छोटा सा देश था श्रीलंका। अब आपको पता है कि प्राचीन काल से ही भारत और श्रीलंका के बीच संबंध रहे, प्राचीन काल से ही। अब एंशिएंट एज में आपको पता है कि सम्राट अशोक जो था उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उसने अपने बेटे और बेटी महेंद्र को, और नाम भूल रहा हूं बेटी का, संघमित्रा क्या नाम था, उनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वहां भेजा था। मतलब हजारों अनुयायी जो है बौद्ध धर्म के भारत से श्रीलंका में गए थे, और जो गए वो यहां से श्रीलंका का जो उत्तरी भाग था उस उत्तरी भाग में बस गए, जिसको हम आज जाफना क्षेत्र कहते हैं, जो मैंने अभी मैप के माध्यम से आपको दिखाया था। इस पार्ट में वो उस प्राचीन काल में जो लोग गए वो यहां पर जाके बस गए। इसलिए आज आपको यहां की पूरी पॉपुलेशन जो है, लगभग तमिलों का मैक्सिमम पार्ट जो है इस उत्तरी तमिल क्षेत्र में है। इसको उत्तरी तमिल प्रांत भी कहते हैं, और उत्तरी तमिल प्रांत जो है उसी को हम कहते हैं जाफना प्रायद्वीप, और जाफना प्रायद्वीप की राजधानी जाफना है। तो यहां पर इसी क्षेत्र में सबसे अधिक जो है, जिसको हम कहते हैं श्रीलंकाई तमिल। आप कहोगे सर श्रीलंकाई तमिल कौन है? वे तमिल, मतलब तमिल भाषा का उद्गम भारत में हुआ है, तो हम कहेंगे वे तमिल जो प्राचीन काल में भारत से श्रीलंका के उत्तरी भाग में जाकर बस गए और आज की तारीख में वो वहीं के नागरिक हैं, उन्हें श्रीलंकाई तमिल कहा जाता है। ये श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन में 11.4% है। 11.4% आज टोटल है। टोटल 15% तमिल है श्रीलंका में, उसमें 11.4% ये वाले हैं। दूसरा नाम मैंने और बोला आपके सामने, दूसरा नाम क्या बोला? वो मैंने कहा कि एक है भारतीय तमिल। ध्यान रखना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, दोनों ही तमिल श्रीलंका के हैं। श्रीलंकाई तमिल कौन से हैं? वे तमिल जो प्राचीन काल के अंदर भारत से श्रीलंका में जाके बस गए, उनको श्रीलंकाई तमिल कहते हैं। दूसरा भारतीय तमिल, ये कौन से होंगे? तो मैंने जैसा कि आपको पहले कहा, एक मैप के माध्यम से बताया भी कि भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश था, भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश था, और श्रीलंका भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। इसलिए श्रीलंका के बागानों में काम करने के लिए बहुत सारे तमिलों को अंग्रेज ले गए, और वो अंग्रेज जो लेके गए वो भी जाकर वहीं बस गए। तो भारतीय तमिल जो है, ये श्रीलंकाई तमिल कब गए? ये तो बेसिकली प्राचीन काल में जाकर ही बस गए थे। और जो भारतीय तमिल जिसको हम कह रहे हैं, ये बेसिकली किस काल में जाके बसे? ब्रिटिश काल में जाके बसे। कुल मिला के सबसे अधिक जो भेदभाव हो रहा है वो भारतीय तमिलों के साथ हो रहा है, जो श्रीलंका के विभिन्न क्षेत्रों में है। इसको मैं अगर लोकेशन में दिखाऊं आपको, तो ये जो श्रीलंकाई तमिल है ये तो मैक्सिमम यहां पर आपको मिलेंगे, और इसके अलावा इस क्षेत्र में यहां पर भारतीय तमिल विभिन्न ऐसे पॉकेट्स में मिलेंगे आपको, ऐसे पॉकेट्स में। क्यों? क्योंकि जहां जहां बागान थे वहां पर उनको काम करने के लिए ले जाया गया था। कुल मिला के आज की तारीख में ये दोनों ही श्रीलंका के नागरिक हैं। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका का ये मैंने आपको कहा
जनसंख्याई वितरण था। अब आप कहोगे सर नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आएगा वो कहेगा सर कि श्रीलंका के इतिहास में जो सिविल वार स्टार्ट होता है, सिविल वार किसके मध्य हुआ? तो सिविल वार स्टार्ट हुआ श्रीलंका की आजादी के बाद, श्रीलंका की आजादी के बाद, आजादी के बाद। और कब से कब तक मेन ये रहा? तो मैं कह सकता हूं लगभग आप मान के चलिए 1980 से 2010 के बीच में इसका मेन था, जब श्रीलंका में भयंकर सिविल वार चलता है, इसमें 1 लाख से अधिक लोग मर गए। अब वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि श्रीलंका में सिविल वार की लड़ाई शुरू कहां से हुई? तो बेसिकली जो श्रीलंका था, वापस मैं 1 मिनट ये कहूं कि जो श्रीलंका था, उस श्रीलंका में भाषाई रूप से 2 प्रकार के लोग थे, जिसको हम कहते हैं सीली और तमिल समुदाय के लोग। जो सीली समुदाय के लोग हैं वो चाहे किसी धर्म का हो, वो सीली है। उसमें एक प्रकार की वो जो जैसे राजस्थानी है, तो राजस्थानी में हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, कोई जाट हो सकता है, राजपूत हो सकता है, राजस्थानी राजस्थानी होता है। तो ऐसे सीली एक भाषा है और ये लगभग 85% श्रीलंका में है। मतलब वहां का ये एक प्रकार से बहुसंख्यक समुदाय हो गया श्रीलंका का, ये श्रीलंका का बहुसंख्यक समुदाय हो गया। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि लेटेस्ट 2021 के अंदर एक रेजोल्यूशन भी पास किया गया है, जिसमें यह कहा गया कि श्रीलंका लगातार अपने देश में मानवाधिकारों का हनन कर रहा है। तो ये मानवाधिकारों का हनन क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर आप देखिए श्रीलंका में 85% बहुसंख्यक है और तमिल समुदाय जो विशेष रूप से उत्तर श्रीलंका के जाफना क्षेत्र में था, ये 15% था। और यहां पर यह बेसिकली श्रीलंका का अल्पसंख्यक समुदाय था। ध्यान से सुनना मेरी बात को, यह बेसिकली श्रीलंका का एक अल्पसंख्यक समुदाय था। दुनिया में जहां जहां पर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक है, अभी तक शायद आपने सुना होगा कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक धार्मिक आधार पर होते हैं, लेकिन बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का झगड़ा भारत जैसे देश में आप देख सकते हो कि वहां पर जो पाकिस्तान बना वो हिंदू मुस्लिम आधार पे बना, और आज भी अल्पसंख्यकों को लेकर राजनीति चलती है। अगर आप जाएंगे बांग्लादेश तो वहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक है, हिंदू अल्पसंख्यक है। अगर आप जाओगे श्रीलंका में तो वहां पर भाषाई आधार पर सीली समुदाय जो है वो बेसिकली बहुसंख्यक है और तमिल जो है वो बेसिकली अल्पसंख्यक है। लेकिन जो अल्पसंख्यक समुदाय था वो अल्पसंख्यक समुदाय काफी संपन्न था। मतलब ये 15% थे, लेकिन ये काफी संपन्न थे और इन तमिलों का अंग्रेजों के समय ही श्रीलंका के आर्थिक क्षेत्र में, श्रीलंका के प्रशासनिक क्षेत्र में, श्रीलंका के सामाजिक क्षेत्र में, श्रीलंका के राजनीतिक क्षेत्र में इनका दबदबा था। जब इनका दबदबा था तो ध्यान रखना शुरुआत जो की गई है वो तमिलों के द्वारा नहीं की गई, बल्कि शुरुआत जो की गई वो सीली समुदाय के द्वारा की गई। और कैसे कि सीली समुदाय ने इस तमिल समुदाय पर हमले करने शुरू कर दिए। ये हमले कब हुए? तो मैंने कहा श्रीलंका आजाद हुआ है 1948 में, और जाहिर सी बात आजाद होने के बाद जब श्रीलंका में यहाँ की गवर्नमेंट बनी तो चूंकि 85% सीली समुदाय था, इसलिए सीली समुदाय की सरकार बनी, और सरकार की आड़ के अंदर इन पर जो हमले हुए और इनके साथ जो भेदभाव हुआ, उन हमलों ने एक प्रकार की सीली समुदाय के प्रति तुष्टीकरण की नीति सरकार ने अपनाई, ताकि ये वोट बैंक एक साइड में रहे, और तमिलों के साथ लगातार भेदभावपूर्ण नीतियां ये अपनाते गए। एक एक कानून का मैं यहां पर बता नहीं सकता, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि 1950, 1960 और 1970 के दशक में व्यापक स्तर पर तमिलों पर हमले हुए और सरकार ने जानबूझकर तमिलों के साथ भेदभाव किया। जब लगातार तमिलों के साथ भेदभाव किया तब तमिल समुदाय आक्रोशित हुआ और तमिलों ने सबसे पहले शांतिपूर्ण तरीके से इस मुद्दे का हल निकालने का प्रयास किया और एक संगठन बना जिसको हम कहते हैं TULF। इस TULF का नाम क्या था?
तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट। लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। तब इन्होंने कहा कि इसका रास्ता जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से नहीं निकलेगा, बल्कि तमिलों का एक वर्ग का मानना था कि इसका समाधान हिंसक तरीके से निकलेगा। और उन्होंने क्या किया, हिंसक तरीके से इसका समाधान निकालने के लिए एक संगठन बनाया जिसको हम कहते हैं LTTE। वापस मैं रिपीट करना चाहूंगा कि LTTE जिसकी स्थापना 1976 में हुई और इसका संस्थापक था वेलुपिल्लई प्रभाकरन, जिसको वी प्रभाकरन कहते हैं, जो एक इंजीनियर था। कहते हैं कि वो मतलब बहुत कम पढ़ा लिखा था। कुछ लोग कहते हैं कि वो इंजीनियर था, लेकिन जो भी हो, वी प्रभाकरन तमिलों का सबसे बड़ा लीडर बन गया और उसका मेन एरिया था श्रीलंका का उत्तरी क्षेत्र, जिसको हम जाफना क्षेत्र कहते हैं। ये जो वी प्रभाकरन था, थोड़ा सा मैं वी प्रभाकरन के बारे में बताना चाहूंगा आपको। वी प्रभाकरन के बारे में ये आप देखिए, वी प्रभाकरन मतलब प्रभाकरन ने क्या किया कि तमिलों की रक्षा के लिए इसने कहा, तमिलों की रक्षा के लिए आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि 1954 में इसका जन्म हुआ था। वी प्रभाकरन का 1954 में इसका जन्म हुआ और अपने जन्म के आप देख सकते हो कि 1972 में इसने एक छात्र संगठन बना लिया, इसका नाम था TNT। TNT के नाम से एक संगठन बना लिया जो स्टूडेंट यूनियन था, वो 1972 में। यहां पर आप एज देखिए, लगभग उस समय कितने साल का होगा, 16-17 साल की इसकी एज थी। उस एज के अंदर इसने बनाया और आप देखिए 1976 के अंदर इसने एक संगठन बनाया जिसको हम कहते हैं LTTE, जो यूरोपियन यूनियन, श्रीलंका और भारत के द्वारा बाद में इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया, LTTE 1976। और 1976 में वेलुपिल्लई प्रभाकरन ने जिस LTTE की स्थापना की, इसको हम कहते हैं लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। ध्यान रखना, इसका नाम आप पूरा याद रखना, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इलम का मतलब होता है निवास स्थान। इलम का मतलब क्या होता है, निवास स्थान, अर्थात तमिलों के लिए सेपरेट स्वतंत्र निवास स्थान के लिए बनाया गया संगठन। कुल मिला के मैं कहना चाहूंगा कि जो LTTE था या प्रभाकरन था, उसका उद्देश्य एकदम क्लियर कट था कि हमें तमिलों के लिए पृथक राष्ट्र चाहिए। तमिलों के लिए मतलब पहली बात तो शुरुआत में तमिलों के हित की बात करता था और हित की बात करते करते ये एक पृथक राष्ट्र पर आ गया। और ध्यान रखना, शुरुआत की श्रीलंका की जो सरकारें थी उसने इसको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया 1976 तक। 1976 के बाद 1980 तक कोई भाव नहीं दिया। अब दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब श्रीलंका में ये प्रभाकरन एस्टेब्लिश हो रहा है तो ऐसा तो कोई कारण तो होगा ना कि इसको इतना संगठन बनाने के लिए प्रोत्साहन कहां से मिला। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि भारत का जो तमिलनाडु था, इस तमिलनाडु में और श्रीलंका का जो उत्तरी क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों में बेसिकली रोटी बेटी का संबंध है। मतलब मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर ये जो भारतीय तमिल है, ये तमिल और ये तमिल आपस में कनेक्टेड है। इसलिए कहते हैं कि जो LTTE था, उस LTTE का आरंभ में उसको जो न्यूट्रिशन मिली, वो तमिलनाडु की आम जनता से उसे लगातार सहयोग मिलता रहा। इवन कहते हैं, ऐसे सोर्सेस हैं कि वो लंबे समय तक भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में रहा। और देखो ईश्वर जाने, लेकिन श्रीलंकाई गवर्नमेंट ये भी एलिगेशन लगाती है कि जो LTTE पनपा और बढ़ा, उसको बढ़ाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भूमिका भी थी। इसके कारण क्या हुआ, भारत और श्रीलंका के संबंध भी खराब हुए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, तमिल कम्युनिटी के लोग जहां पर भी थे, वो चाहे सिंगापुर में हो, मलेशिया में हो, इंडोनेशिया में हो, अमेरिका में हो, ब्रिटेन में हो, उन तमाम तमिलों ने एकजुट होकर के वी प्रभाकरन को आर्थिक और सैनिक सहायता प्रदान की। और
वी प्रभाकरण ने एक ऐसा संगठन स्टैब्लिश किया 1976 में। एलटीटीई दुनिया का ऐसा पहला हिंसक आतंकवादी हिंसक संगठन था। ध्यान रखना, ये तमिलों की नजर में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन श्रीलंका की सरकार की नजर में ये एक आतंकवादी संगठन था और एक ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास बाकायदा अपनी सेना थी, जिसके पास बाकायदा अपने एयरपोर्ट्स थे, बाकायदा रिक्रूटमेंट्स था, ट्रेनिंग सेंटर थे। और कहते हैं कि वी प्रभाकरण के पास जब 1000 आदमी होते थे तो 1000 में से वो 10 एक्सपर्ट को ही रिक्रूट करता था, भर्ती करता था। वो मतलब दुनिया का एक ऐसा संगठन जिसने बिना एक्सपर्ट के एक भी आदमी को नहीं लिया। तो अब धीरे धीरे एलटीटीई अपने पैर पसारने लगा और दोस्तों वी प्रभाकरण की लोकप्रियता बढ़ती गई। वी प्रभाकरण की लोकप्रियता किसमें बढ़ती गई? तो दुनिया का जहां जहां पर तमिल था, उस तमिल ने, वो चाहे हिंसक हो चाहे अहिंसक हो, उसने उस तमिल ने किसका सपोर्ट कर दिया? वी प्रभाकरण का। क्योंकि वी प्रभाकरण किसके हित की बात कर रहा था? तमिलों के हित की बात कर रहा था। और यहां तक आपको बता दूं कि भारत की एक बहुत बड़ी पत्रकार है अनीता, वो कहती हैं कि उसका जो डायमेंशन था, उसका जो विजन था, वो एकदम ट्रांसपेरेंट था, एकदम क्लियर था। उसका एक ही ऑब्जेक्ट था, पैसा नहीं। उसका कहना था कि मुझे अपने तमिलों के लिए पृथक या तो स्वायत्ता चाहिए या फिर राष्ट्र चाहिए। इतना क्लियर कट था। जब ऐसा हुआ तो बहुत सारे लोगों से इसको सपोर्ट मिला, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट मिला और यह संगठन दुनिया के सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशंस में से एक बन गया। जब एक बन गया तो एलटीटी का सबसे बड़ा पहला हमला 1980 में माना जाता है। 1980 में जब इसने श्रीलंकाई सेना पे हमला कर दिया और उसमें लगभग 13 सैनिक मारे गए। 13 सोल्जर्स ऑफ श्रीलंका किल्ड, 13 सैनिक मारे गए। 1980 के बाद लगातार श्रीलंका में सिविल वार ने अपना एक हिंसक रूप ले लिया और श्रीलंका की फौज ने पूरी ताकत लगा दी। अब आप कहोगे सर कि श्रीलंका की जो फौज ने ताकत लगा दी तो फिर ये का मुकाबला क्यों नहीं कर सके? तो दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, जैसे भारत में अभी छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बहुत है, तो क्या भारत की सेना लगाकर हम नक्सलवाद को खत्म कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप जब ग्राउंड पे जाओगे तो वहां इस बात का पता नहीं है कि कौन नक्सलवादी है और कौन नहीं है। ऐसे ही श्रीलंका की गवर्नमेंट जब श्रीलंकाई फौज को भेजेगी जाफना के अंदर, जाफना क्षेत्र में, तो वहां ट्रेस करना ही मुश्किल है कि कौन तमिल एलटीटी से जुड़ा हुआ, कौन नहीं जुड़ा हुआ है। जिसको आप जुड़ाव मान रहे हो वो निर्दोष हो सकता है और जिसको आप नहीं मान रहे हो वो टेररिस्ट हो सकता है। ऐसे करके श्रीलंका में सिविल वार में हजारों लोग मारे गए। तब तक कहते हैं कि भारत ने इस समस्या में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1987 में समझौता क्यों किया? भारत सरकार ने समझौता क्यों किया? इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो, भारत सरकार ने समझौता इसलिए किया, पहली बात तो हमें जब हम बोलेंगे तो एक तो यही कि हम हमारे श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश था और श्रीलंका के साथ हमारे हित जुड़े हुए थे और श्रीलंका की एकता और अखंडता में भारत की वो थी। लेकिन सबसे बड़ा रीजन जो आया, हमारे एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि अगर हम लगातार इग्नोर करते रहेंगे इस मसले को तो भविष्य में ये हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है। कैसे? कि अगर एलटीटीई सफल होता है भविष्य में, तो एलटीटीई सफल होने का मतलब होगा पृथक तमिल राष्ट्र, सेपरेट तमिल नेशन। और इस स्थिति में आप लोग ध्यान रखना, अगर ये सफल होता है तो भविष्य में ये पूरा रीजन जो है एक सेपरेट तमिल नेशन की डिमांड कर सकता है और इससे भारत की एकता और अखंडता भी खतरे में पड़ सकती है। मतलब आगे चलकर भारत का जो तमिल क्षेत्र है वो भी सेपरेट नेशन में शामिल हो सकता है। मतलब अभी कोई बात नहीं है, लेकिन ये हवा बहते समय नहीं लगेगा। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ठान लिया, ये मान लिया, ये संकल्प लिया कि हम एलटीटीई
और श्रीलंकाई सरकार के बीच में एक प्रकार का पीस कीपिंग का काम करेंगे, दोनों के मध्य शांति स्थापित करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ एलटीटी जो है वो बेसिकली एक खतरनाक संगठन है, हमें श्रीलंकाई सरकार का साथ देना होगा। और श्रीलंकाई सरकार का साथ देने के लिए हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति थे जयवर्धने। इन दोनों ने एक समझौता किया जिसे इतिहास में 1987 का राजीव जयवर्धने एग्रीमेंट कहते हैं। इस एग्रीमेंट में यह तय हुआ कि श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए भारत अपनी शांति सेना को वहां पर भेजेगा। इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस जो है वो बेसिकली श्रीलंका में जाएगी, जिसको हम कहते हैं भारतीय शांति सेना। भारतीय शांति सेना कहां जाएगी? श्रीलंका में। और आप लोग ध्यान रखना, इस जो सेना गई उसका नेतृत्व कर रहे थे दीपेंद्र सिंह। और दीपेंद्र सिंह कहते हैं कि उन्होंने खुद ने मुलाकात की थी प्रभाकरण के साथ, और दीपेंद्र सिंह खुद अपने मुंह से कहते हैं कि ही वॉज ए रॉयल लीडर, मतलब बहुत साहसी लीडरशिप थी उसकी, मतलब उसका विजन बड़ा क्लियर था। दीपेंद्र सिंह भी कहते हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल थे भारत के, उन्होंने भी बात कही। अब आप देखिए, भारत की सेनाओं को जाफना क्षेत्र में उतार दिया गया। ये जाफना क्षेत्र कौन सा होगा? जाफना क्षेत्र, इस क्षेत्र में उतार दिया गया। ये घने जंगल है दोस्तों। जब इन घने जंगलों में उतार दिया गया तो हमारी सेना को इस बात का पता नहीं था कि यहां पर कौन तो एलटीटी है कौन नहीं है। इसलिए हमारा ये जो मिशन था, जो 87 से लगभग 1990 तक था, यहां पर आपको पता हजारों की संख्या में बारूदी सुरंगें एलटीटी ने छुपा रखी थी, दबा रखी थी, जिसमें हमारे कई सैनिक हताहत हुए, 10,000 के लगभग सैनिक मारे गए। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। मतलब कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि भारत जिस प्रयास के साथ वहां पे गया था, वो प्रयास इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस का कोई रिजल्ट नहीं ला सका, बल्कि एलटीटीई ने अब कहा कि हमारे प्राइम टारगेट पर श्रीलंका के साथ साथ भारत भी है। मतलब श्रीलंका ने अपना दुश्मन, एलटीटी ने अपना दुश्मन श्रीलंका के साथ भारत को भी मान लिया। इवन जो भारत के तमिलनाडु के तमिल थे वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नाराज हो गए, मतलब राजीव गांधी से नाराज हो गए। इसलिए आपको पता होगा दोस्तों, उसके बाद कभी तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी और वहां दो रीजनल पार्टीज को आगे बढ़ने का मौका मिल गया, जिसको आज हम कहते हैं डीएमके और एआईडीएमके। मैं कहना चाहूंगा कि श्रीलंका में तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकारों का पतन क्यों हुआ? क्योंकि इस समझौते से तमिल नाराज हो गए, भारतीय तमिल नाराज हो गए कि आप हमारे उन तमिलों का साथ देने के बजाय उनको मरवाने के लिए फोर्सेस भेज रहे हो। कुल मिला के देखिए आप, एक पॉइंट मैं कहूं कि राजीव जयवर्धने समझौता हुआ 1987 के अंदर, उस समझौते से एलटीटीई नाराज हुआ, श्रीलंका के तमिल नाराज हुए, भारत के तमिल नाराज हुए, और इवन श्रीलंका के सीले समुदाय भी नाराज हुआ। उन्होंने कहा कि आप हमारे देश में आकर हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने तो इसको बढ़ावा दिया था। कुल मिला के भारत इस जाल में फंस गया। भारत सरकार ने उस समय उठाया गया कदम भले ही कितना ही सही हो, लेकिन आज भी एक्सपर्ट्स इसकी आलोचना करते हैं। अब आप देखिए, जब राजीव गांधी गए थे इस समझौते के बाद श्रीलंका के अंदर, तो जब उनको सलामी दी जा रही थी तो श्रीलंका की जो आर्मी थी उसमें बाकायदा तमिल तो थे ही थे। आर्मी के अंदर भी सबके सब तमिल तो एलटीटी थे नहीं, बहुत सारे श्रीलंका की सेना में आज भी और उस समय भी थे। तो उनमें से एक तमिल ने गुस्से में आकर राजीव गांधी पर हमला कर दिया, देख सकते हो आप। और राजीव गांधी पे हमला किया, वो बैट से अपने मतलब बंदूक से को उल्टा करके ऐसे मारने का प्रयास किया। एक तमिल सैनिक था जो इस समझौते से नाराज था। कहते हैं कि इस हमले में राजीव गांधी बाल बाल बच गए। इस हमले में राजीव गांधी बाल बाल बच गए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एलटीटीई के प्राइम टारगेट पर भारत आ गया
और भारत का मतलब भारत के उस समय के प्रधानमंत्री आ गए। वही प्रधानमंत्री बाद में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री बन गए, क्योंकि बाद में चुनाव होने वाले थे, पूर्व प्रधानमंत्री बन गए। और उन पूर्व प्रधानमंत्री का नाम राजीव गांधी था। और जब वो पेराम्बूर के अंदर 1991 के अंदर अपनी चुनावी यात्रा पे गए हुए थे, तो वहीं पर आपको बताया एलटीटी का एक आत्मघाती दल राजीव गांधी से आकर मिलता है और हमारे माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी उस आत्मघाती दस्ते में मारे गए। ये एलटीटी के द्वारा किया गया सबसे खतरनाक काम था। मैं आपको बताऊं, फुटेज उसमें इतना भयानक था कि ये लेडी जो मिल रही थी, जैसे गले पहनाती है, उसके बाद राजीव गांधी के परखच्चे उठ गए। उन्होंने एडिडास के जूते पहन रखे थे, केवल उनके आधार पर उनकी पहचान होती है। ये वो कुछ महिलाएं जो बच गई थी, इसने रिमोट दबाया था, वो बाद में पकड़े गए थे। ये यहाँ पर राहुल गांधी है उस समय जो अपने पिता को कंधा दे रहे हैं। बहुत बड़ा लॉस हमारे लिए था और राजीव गांधी एलटीटी के हमले में मारे गए। दोस्तों, जैसे ही हुआ 92 में कांग्रेस की सरकार बनी, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने श्रीलंका में डायरेक्ट हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। और 92 के बाद जब भारत ने श्रीलंका में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया, तो श्रीलंका में दो देशों की भूमिका ऑटोमेटिकली बढ़ गई। और वो दो देश कौन से थे? एक तो भूमिका बढ़ गई चीन की और एक भूमिका बढ़ गई पाकिस्तान की। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखना कि भारत श्रीलंका में भारत के बजाय चीन और पाकिस्तान की भूमिका तब बढ़ी जब 92 के बाद भारत ने श्रीलंका में अपना इंटरेस्ट लेना कम कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत ने देखा कि हमारे बहुत बड़ा लॉस हमें प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या से हुआ है। और चूंकि कांग्रेस सरकारें बनी तो उन्होंने बिल्कुल इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। उस समय पाकिस्तान और चाइना की भूमिका वहां पर बढ़ जाती है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट इश्यू पे आता हूं मैं, और वो आपके दिमाग में आएगा, वो आपके दिमाग में आएगा और वो होगा, एक मिनट, सॉरी, ये नाम देखिए आप, गोटाबाया राजपक्षे और महेंद्र राजपक्षे, दो नाम आते हैं। ये जो मैंने फोटो दिखाई आपको, ये है महेंद्र राजपक्षे। इनकी पूरी पॉलिटिक्स जो है वो बेसिकली सीली समुदाय पर आधारित है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा वोट बैंक है। सीली समुदाय पर है। और इनकी जो पार्टी है उस पार्टी का नाम है श्रीलंका पीपुल्स पार्टी, एसएलपीपी। इस एसएलपीपी के माध्यम से आपको पता होगा महेंद्र राजपक्षे जो है, इनकी पार्टी का नाम भी है। और महेंद्र राजपक्षे बेसिकली 2000, आप लोग ध्यान रखना, श्रीलंका एक ऐसा देश है जहां पर संसद भी है और जहां पर राष्ट्रपति भी है। मतलब यहां पर अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली दोनों का है, दोनों का रूप है। राष्ट्रपति पावरफुल होता है, लेकिन साथ ही साथ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी यहां पर बनती है। तो ध्यान रखना, यहां पर महेंद्र राजपक्षे 2 बार इस देश के राष्ट्रपति बन गए, 2 बार। और यहां पर अधिकतम 2 ही बार बन सकते हैं, 2 बार राष्ट्रपति बने। और 2 बार का जो उनका टेन्योर रहा 2004 से लेकर 2014 तक, मतलब जिस समय हमारे देश में पीएम मनमोहन सिंह थे, उस समय श्रीलंका के राष्ट्रपति थे महेंद्र राजपक्षे। और महेंद्र राजपक्षे ने बेसिकली बहुत ही कठोर नीति अपनाई, बहुत कठोर नीति अपनाई। और इन्होंने कहा, श्रीलंका की आर्मी को यह आदेश दे दिया कि आप जाइए जाफना क्षेत्र के अंदर और मारिए। तो कहा साहब बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे, क्योंकि वहां पर पता करना मुश्किल है कि एलटीटी कौन है या कौन नहीं है। बोला जाइए आप। मतलब उस कठोर नीति अपनाई
और उस कठोर नीति पर चीन और पाकिस्तान ने फुल सपोर्ट कर दिया। इसलिए दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, महेंद्र राजपक्षे का झुकाव, महेंद्र राजपक्षे जो है ये बेसिकली बहुत बड़े चीन समर्थक माने जाते हैं और चीन ने इनका सपोर्ट किया। इनकी कोई भी पॉलिसी आई उसका चीन ने सपोर्ट किया। 2004 से 2014 के बीच में इन्होंने एलटीटीई के खिलाफ कठोर नीति अपनाई और उसका रिजल्ट हुआ कि महेंद्र राजपक्षे के नेतृत्व में जो सेना भेजी गई थी, महेंद्र राजपक्षे ने जो सेना भेजी उसका रिजल्ट आया कि 2009 में वी प्रभाकरण को मार दिया गया। और वी प्रभाकरण को मारना श्रीलंका के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि श्रीलंकाई आर्मी ने एलटीटी के सुप्रीम कमांडर को मार दिया। कुछ लोग कहते हैं कि एट द स्पॉट वहीं जाफना के आसपास मारा गया था, कुछ लोग कहते हैं कि वहां से उनको लाके और फिर मारा गया था। लेकिन जो भी हो, और इवन आपको पता होगा कि उसके बाद उनके बेटे को भी सरेआम, एक छोटा अल्पवयस्क बेटा था, उसको भी प्रभाकरण के बेटे को गोली मार दी गई, जिसकी दुनिया भर में आलोचना हुई। अब कुल मिला के मैं कहना चाहूंगा कि 2004 से 2014 के बीच में व्यापक स्तर पर श्रीलंका में मानवाधिकारों का हनन हुआ, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हुआ। मतलब जैसे कई बार आपने देखा होगा कि भारत सरकार अगर कश्मीर के अंदर किसी प्रकार का ऑपरेशन चलाती है तो एक गुट कहता है कि ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है, एक गुट कहता है कि ये आतंकवादियों के खिलाफ चलाया गया अभियान है। ऐसे ही पूरी दुनिया की नजर यहां पर थी और लोगों ने कहा कि यह मानवाधिकारों का हनन है। इसलिए यूएनएचआरसी में कई बार रिजोल्यूशन लाया गया श्रीलंका के खिलाफ, और जितनी बार रिजोल्यूशन लाया गया उसमें श्रीलंका बचा इसलिए क्योंकि चाइना और पाकिस्तान ने हमेशा श्रीलंका का साथ दिया। अब आप और आगे सुनिए, मतलब महेंद्र राजपक्षे की सबसे बड़ी सफलता क्या है? महेंद्र राजपक्षे की सबसे बड़ी सफलता थी, उन्होंने एलटीटीई की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। और कहते हैं कि लगभग 3 दशक से श्रीलंका में जो सिविल वार चल रहा था, उस सिविल वार को खत्म करने में महेंद्र राजपक्षे की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसलिए महेंद्र राजपक्षे बहुत लोकप्रिय हो गए। तो फिर क्वेश्चन आएगा 2014 में फिर चुनाव क्यों हार गए? क्योंकि 2014 में यहां पर राष्ट्रपति बने मैत्रीपाला सिरिसेना, 2015 में मैत्रीपाला सिरिसेना राष्ट्रपति बने। तो ये कैसे बन गए? ये भारत समर्थक माने जाते हैं। मैत्रीपाला सिरिसेना 2014 से 2019 तक, मैत्रीपाला सिरिसेना। ये इसलिए कि जब चीन की घुसपैठ श्रीलंका में ज्यादा हुई और आर्थिक विकास के नाम पर चीन श्रीलंका में घुसा और उसने ओबोर प्रोजेक्ट के नाम पर, वन बेल्ट वन रोड के नाम पर श्रीलंका को अथाह पैसा दिया। और श्रीलंका जो है, इनके काल में श्रीलंका एक बहुत बड़े, आपको पता होगा, लॉन डेप्ट में फंस गया, जिसको हम कहते हैं ऋण जाल। लॉन डेप्ट में फंस गया, जिसको हम ऋण जाल कहते हैं। आज श्रीलंका पर बहुत बड़ा कर्जा है, किसका? चीन का। इसलिए 2016 के अंदर आपको पता है श्रीलंका को अपना एक बंदरगाह 99 साल की लीज के ऊपर चीन को देना पड़ा, जिसका नाम हम्बनटोटा है, जिसका नाम हम्बनटोटा बंदरगाह दे दिया गया 2016 में मैत्रीपाला सिरिसेना। उसके बीज कहां बोए गए थे? महेंद्र राजपक्षे में। अब आप देखिए 2019 में चुनाव होते हैं, 2019 में चुनाव हुए और 2019 के चुनाव में ये महेंद्र राजपक्षे के भाई हैं, जिन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी रहते हुए बड़ी भूमिका अदा की थी प्रभाकरण को मारने में। इनका नाम है गोटाबाया राजपक्षे। और गोटाबाया राजपक्षे वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। ये कब से बने हैं? तो दोस्तों 2019 से ये राष्ट्रपति बने हैं। और कमाल की बात देखिए, फिर संसदीय चुनाव होते हैं, पार्लियामेंट्री चुनाव हुए, और उन संसदीय चुनाव के अंदर इनके बड़े भाई की पार्टी चुनाव जीत गई है और महेंद्र राजपक्षे
वहां के आज की तारीख में पार्लियामेंट्री इलेक्शन के थ्रू वहां के प्रधानमंत्री है। मतलब मैं कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में श्रीलंका की सत्ता राजपक्षे परिवार के हाथ में है। गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं, महेंद्र राजपक्षे जो 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं वो वर्तमान में प्रधानमंत्री है। इसलिए कहीं ना कहीं यह आशंका जताई जा रही है कि क्या फिर एक बार भारत श्रीलंका संबंधों पर किसी प्रकार का चोट आ सकती है क्या, क्योंकि महेंद्र राजपक्षे और गोटाबाया राजपक्षे का झुकाव, श्रीलंका का झुकाव चीन की ओर अधिक है और चीन की ओर अधिक झुकाव होने से चीन तेज गति से हिंद महासागर में अपने मैरीटाइम सिल्क रूट के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, जो भारत के लिए खतरनाक है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर दिखाना पड़ेगा, इसलिए ये पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा तय करती है इस चीजों के अंदर। अब आप देखिए ये वाला क्या है, ये लेटेस्ट एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि वर्तमान में आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र ने एक संस्था बना रखी, इसका नाम है UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, जो कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध कोई कहीं पर भी कोई देश काम कर रहा हो तो ये एक्शन लेती है। लेटेस्ट 2021 में श्रीलंका के खिलाफ एक रेजोल्यूशन लाया गया है। श्रीलंका के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया है, आप लोग ध्यान रखना। यह प्रस्ताव किस मुद्दे पर लाया गया था कि श्रीलंका की सरकार लगातार श्रीलंका में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है, अर्थात ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रही है। और मानवाधिकारों के उल्लंघन का मतलब क्या है कि वो लगातार तमिल हितों की, तमिलों पर आज भी भेदभाव कर रही है। जैसे वहां के संविधान में इस प्रकार के प्रोविजन कर दिए गए कि तमिलों के साथ 100% भेदभाव होगा। वहां पर राहत कार्य इस लेवल पर नहीं चलाए जा रहे हैं, हजारों लोग मारे गए हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं है। मतलब LTTE के नाम पर जो निर्दोष तमिलों को मारा गया या मारा जा रहा है उसको आज भी कोई देखने वाला नहीं है। अब क्या हुआ कि श्रीलंका के खिलाफ 2021 में लेटेस्ट अभी जो लाया गया है, जो रेजोल्यूशन लाया गया, प्रस्ताव लाया गया, उसमें आप लोग ध्यान रखना UNHRC में टोटल 47 लोग हैं। और ध्यान रखना यह प्रपोजल पास हो गया है, यह प्रपोजल पास हो गया श्रीलंका के खिलाफ। पास का मतलब होता है कि श्रीलंका मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए यूनाइटेड नेशन कोई एक्शन ले सकता है। लेकिन यह देखने वाली बात यह है कि भारत की भूमिका यहां पर क्या रही, यहां पर रोल ऑफ इंडिया क्या था, भारत की भूमिका क्या थी। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत ने इस रेजोल्यूशन में जब प्रस्ताव पर बोला जा रहा था तो भारत ने वहां पर भाग लिया और भारत ने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, परंतु श्रीलंका की सरकार जिस प्रकार से मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है, हम श्रीलंका की सरकार के साथ नहीं है। अब एक प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UNHRC में जाकर के इस प्रपोजल के पक्ष में जा रही है, पक्ष में बोल रही है, तो मतलब होगा कि श्रीलंका के साथ सीधी दुश्मनी लेना। और अगर भारत इस मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए कुछ न बोले तो भारत की तमिलनाडु की जनता नाराज हो सकती है कि आप तमिलों के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। और आपको पता भी लेटेस्ट भारत के 5 राज्यों में चुनाव थे और दक्षिण भारत के चुनाव को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भूमिका जरूरी थी। इसलिए भारत की भूमिका यह रही कि भारत ने वोटिंग में भाग नहीं लिया, भारत ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। अब वोटिंग में भाग क्यों नहीं लिया वो मैंने समझा दिया आपको। वोटिंग में भाग नहीं लेकर के एक प्रकार से भारत श्रीलंका की सरकार के खिलाफ भी नहीं गया और एक प्रकार से भारत के तमिलों के भावनाओं को ध्यान रखते हुए तमिलों के पक्ष में भी गया। लेकिन यहां गौर करने वाली बात है कि जब UNHRC में प्रपोजल पास हो रहा था तब पाकिस्तान कहां था, तब चीन कहां था और रूस कहां था। तो देखो आप, चीन, पाकिस्तान और रूस ने श्रीलंका के पक्ष में जाकर मतदान किया है। ध्यान रखना दोस्तों, चीन, पाकिस्तान और रूस ने श्रीलंका के पक्ष में, मतलब श्रीलंका उत्तरी प्रांत में जाफना क्षेत्र में जो कुछ कर रहा है वो सही है। इसका मतलब श्रीलंका को एक बड़ा
सपोर्ट चीन, पाकिस्तान और रूस से मिला, लेकिन भारत से नहीं मिला। इसलिए ये भारत के लिए चैलेंजिंग टास्क हो गया कि भारत सरकार ने यहां पर साथ नहीं दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर साथ नहीं दिया। ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना होगा यूएनएचआरसी के इस मुद्दे के ऊपर। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अंदर जो अभी आया गया था, वो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट हम देखें कि भारत के लिए श्रीलंका इंपॉर्टेंट क्यों है, भारत के लिए श्रीलंका महत्वपूर्ण क्यों है, हमें क्यों श्रीलंका के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने चाहिए। उसमें आप ये पॉइंट्स में जो आपको लिख रहा हूं, ये मैं पहले समझा देता हूं। ये पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। भारत के लिए श्रीलंका का महत्व इस डायग्राम के माध्यम से देखिए आप। भारत के लिए श्रीलंका का महत्व क्या है, मैं कुछ पॉइंट्स से पहले इशारा करता हूं आपकी तरफ, आप समझने का प्रयास करना। सबसे पहली बात, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। नंबर 2, भारत के तमिलों की भावनाएं श्रीलंका के तमिलों की भावनाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। नंबर 3, सार्क जो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है, उसमें सार्क में श्रीलंका और भारत दोनों फाउंडर मेंबर हैं। वर्तमान में जिस एक संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ रही है उसमें है बिम्स्टेक, और भारत और श्रीलंका दोनों बिम्स्टेक के सदस्य हैं। 5वां, हिंद महासागर। हिंद महासागर में श्रीलंका की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत अगर श्रीलंका को हिंद महासागर में इग्नोर करता है तो जाहिर सी बात है चीन अपने मैरीटाइम सिल्क रूट में काफी आगे निकल जाएगा और वो उसका डेवलपमेंट कर लेगा। तो ये पॉइंट भी हमें यहां पर याद रखना होगा। अब देखिए, आज इंडियन ओशन बहुत इंपॉर्टेंट ओशन है और इस ओशन के अंदर श्रीलंका की जो लोकेशन है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग श्रीलंका के पास से गुजरते हैं और यहीं पर आपको पता होगा मलक्का जल संधि के विकल्प के रूप में चीन एक कोको द्वीप म्यांमार से लेकर बांग्लादेश से चटगांव और श्रीलंका का हम्बन टोटा और पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह के माध्यम से वो सीधा वापस चीन पहुंच रहा है। इसी को हम कहते हैं एक प्रोजेक्ट है जिसमें इसका नाम समुद्र में मैरीटाइम सिल्क रूट है। ओवरऑल इस प्रोजेक्ट का नाम ओबोर है, वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट जो है, जिसको हम और पूरा मैं आपको समझाऊंगा। उस प्रोजेक्ट में चीन सफल हो जाएगा। साथ ही साथ हमें यहां पर चीन और पाकिस्तान को संतुलित करना है कि चीन और पाकिस्तान की भूमिकाएं यहां पर बढ़नी नहीं चाहिए, को प्रति संतुलित करना। साथ ही साथ ये हमारा एक आर्थिक भागीदार भी है, आर्थिक भागीदार भी है। उस आर्थिक भागीदार की बिंदु से भी हमें ध्यान रखना चाहिए। भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहां पर व्यापक स्तर पर निवेश करके चीनी कंपनियों को प्रति संतुलित कर सकती है। ये तमाम पॉइंट्स आपको यहां पर ध्यान रखने होंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो मैंने पॉइंट्स यहां पर रखे कि भारत के लिए श्रीलंका का महत्व क्या है, वो पॉइंट्स आपके यहां पर आएंगे। अब उसको मैं कैसे बताऊं आपको, वापस एक बार बोल करके। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि श्रीलंका जो हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण द्वीपीय देश है, वह आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत श्रीलंका के साथ बेहतर संबंध स्थापित करके हिंद महासागर में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है, चीन के मैरीटाइम सिल्क रूट को प्रतिसंतुलित कर सकता है, चीन और पाकिस्तान की श्रीलंका में बढ़ती भूमिका को रोक सकता है। साथ ही साथ भारत और श्रीलंका दोनों सार्क और बिम्स्टेक जैसे संगठनों के सदस्य हैं, इसलिए भारत को श्रीलंका के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना होगा। साथ ही साथ भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन के अंदर बड़ी भूमिका अदा कर सकती हैं।
बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। और चीन को और भारत ये भी जानता है कि अगर श्रीलंका को ऋण जाल से बाहर निकालना है तो उसमें भारत रोल अदा कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत के हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं, श्रीलंका के हालात भी इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि कोरोना ने श्रीलंका में 2 करोड़ की जनसंख्या और 2 करोड़ लोग वहां पर पर्यटन में आते हैं, टूरिज्म में, लेकिन पिछले 2 साल से कोई नहीं जा रहा है। इसलिए श्रीलंका के आर्थिक हालात खराब हैं। यही तो कारण है कि 2016 में उसे 99 साल के लिए अपना हम्बन टोटा बंदरगाह उसको लीज पर देना पड़ा है। साथ ही साथ अभी आपको पता होगा कि कोलंबो जो बंदरगाह है, कोलंबो जो श्रीलंका का सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है, इस कोलंबो का जो भारत को कोलंबो पोर्ट का जो वेस्टर्न पार्ट का काम जो मिला था, वो आपको पता है अभी श्रीलंका ने रद्द कर दिया है। वहां चीन की भूमिका वापस बढ़ रही है, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। साथ ही साथ आपको पता है वहां पर जो राजपक्षे परिवार है वो पूरी तरह से राष्ट्रपति के पॉइंट से भी और पार्लियामेंट्री फॉर्म के पॉइंट से भी पूर्ण सत्ता में आ गए। इसलिए वहां के संविधान में भी संशोधन होगा और महेंद्र राजपक्षे के भविष्य में राष्ट्रपति बनने की पूरी संभावना। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत को श्रीलंका के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना होगा। यह पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। अब एक क्वेश्चन आपका होगा, ये जो मैंने आपको अभी ये समझाया है, ये दोस्तों ध्यान रखना कि श्रीलंका की जो स्थिति है वो हिंद महासागर में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और भारत जहां चीन जो है वो कौन सा प्रोजेक्ट चला रहा है, ओबोर प्रोजेक्ट, और ओबोर के माध्यम से वो हिंद महासागर में जिस प्रोजेक्ट को लेकर आ रहा है उसी को हम कहते हैं MSR, मैरीटाइम सिल्क रूट। ये किसका हो गया, ये बेसिकली चीन का हो गया, ये चीन का। लेकिन भारत क्या कर रहा है, तो ध्यान रखना दोस्तों, भारत भी यहां पर लगा हुआ है। और भारत की पॉलिसी को हम किस नाम से जानते हैं, तो भारत की पॉलिसी का नाम है हिंद प्रशांत रणनीति, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है। उस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के तहत भारत को श्रीलंका के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने होंगे हिंद प्रशांत रणनीति के तहत। यही कारण है कि भारत मालदीव और श्रीलंका और यहां पर जो सेशल्स है उनके साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के पूरे प्रयास यहां पर कर रहा है। फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर भारत कर क्या रहा है वहां पर, क्या भारत ने कोई ऐसा काम किया है जिसके आधार पर हम कह सकें कि वह तमिलों की भावनाओं को जीतने का प्रयास कर रहा है, या कुछ किया है क्या? तो देखो आप उसको बताने का प्रयास करता हूं। भारत की वर्तमान में श्रीलंका में भूमिका, इसको आप देखिए। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट होगा कि सबसे अधिक जो तमिल रहते हैं वो कहां रहते हैं, तमिल रहते हैं इस क्षेत्र में, इसको कहते हैं जाफना प्रायद्वीप। इस जाफना प्रायद्वीप में श्रीलंका की फौज ने, श्रीलंका की आर्मी ने LTT के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया उसमें कहते हैं कि हजारों की संख्या में, जो संख्या 70,000 के आसपास बताई जाती है, हजारों की संख्या में लोग, निर्दोष लोग मारे गए, कई LTT के लड़ाके मारे गए। लेकिन जो भी हो, यहां पर हजारों घरों का नुकसान हुआ। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तमिलों की भावनाओं को देखते हुए श्रीलंकाई सरकार के माध्यम से इस क्षेत्र के अंदर, आपको पता होगा, यहां पर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रयास कर रही है। और उन प्रयासों में मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले, मतलब मैं यहां डाल देता हूं उसको, भारत की श्रीलंका में भूमिका, उस भूमिका में नंबर 1 आप लोग ध्यान रखना, पहला पॉइंट क्या होगा, जाफना क्षेत्र में, जो तमिल क्षेत्र है पूरा का पूरा, जाफना क्षेत्र में भारत जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, भारत सरकार श्रीलंकाई सरकार के माध्यम से वहां पर 10,000 घरों का निर्माण कर रही है ताकि तमिलों के लिए ये घर बनाए जा सके और उनके दिलों को जीता जा सके। नंबर 1। नंबर 2, 150 करोड़ रुपए की लागत से, 150 करोड़ रुपए की लागत से एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण श्रीलंका में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है ताकि उन लोगों की मदद की जा सके। साथ ही साथ पूरे श्रीलंका में भारत सरकार के द्वारा एक आकस्मिक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। आकस्मिक इमरजेंसी एम्बुलेंस
एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत श्रीलंका के अंदर की गई है। साथ ही साथ भारत ने श्रीलंका के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगभग $1 अरब की सहायता देने का प्रावधान किया है, $1 अरब का। और साथ ही साथ जो लिट्टे के द्वारा जो तबाह कर दिए गए उनके अंदर भी भारत अपनी भूमिका अदा करेगा। आप कहोगे सर ये जो आपने चीजें बताई ये हमें कहां पर मिलेगी, तो बाकायदा आपको एक एक पॉइंट आपको मेरा मिलेगा। यहां पर देखिए ये जो मैंने बोला है ये तो यहां रखा हुआ है, साथ ही साथ आप देखोगे ये पूरा रहा। महत्व क्या है, ये जो मैंने महत्व बोले, श्रीलंका हिंद महासागर का एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर स्थित है, सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, अतः भारत की एशिया प्रशांत रणनीति को मजबूत करने में अहम भूमिका अदा कर सकता है। बढ़ते भारत श्रीलंका संबंधों से चीन को इस क्षेत्र में मैरीटाइम सिल्क रूट की संकल्पना को कमजोर किया जा सकता है, सार्क और बिम्स्टेक जैसे संगठनों को मजबूत किया जा सकता है और आर्थिक सामरिक संबंधों को नई दिशा दी जा सकती है। यह महत्व वाला पॉइंट होगा। नेक्स्ट, ये मैंने आपको समझा दिया, सेतु समुद्रम परियोजना, धनुषकोटी, तलाई मन्नार, ये सब आपके समझ में आ गया होगा। भारत द्वारा श्रीलंका में किए जा रहे कार्य अभी जो मैंने बोले हैं वो सब के सब पॉइंट्स यहां पे लिख रखे हैं। जाफना क्षेत्र में 10,000 अतिरिक्त घरों का निर्माण, 150 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण, आकस्मिक एम्बुलेंस सेवा, बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए $1 अरब की सहायता, ताकि लिट्टे द्वारा तबाह किए गए आधारभूत संरचना का पुनर्निर्माण किया जा सके। दक्षिण एशिया में श्रीलंका भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार भी है। और साथ ही साथ आपको पता है श्रीलंका का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो वर्तमान बनने जा रहा है वो नेगेटिव पॉइंट इसका यही है कि वह श्रीलंका सिविल वार से तो बाहर निकल चुका है, लेकिन वर्तमान में उस पर एक परिवार का नियंत्रण हो रहा है जो राजनीति के लिए और लोकतंत्र के लिए अत्यंत खतरनाक है। और राजपक्षे परिवार की वर्तमान जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं उनका झुकाव चीन की तरफ ज्यादा है। चीन के ऋण जाल के अंदर श्रीलंका अभी फंसा हुआ है। तो आने वाले समय में भारत के लिए चैलेंज होगा कि किस प्रकार वो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका को चीन के खेमे में जाने से रोके, पाकिस्तान की भूमिका को वहां पर रोके, तमिलों को भावनात्मक रूप से जीते, श्रीलंका में बिना डायरेक्ट हस्तक्षेप किए अपनी भूमिका को किस प्रकार से बेहतर कर सकता है, किस प्रकार श्रीलंका के तमिलों की भावनाओं को जीता जा सकता है, ये तमाम पॉइंट आपको यहां पर करने होंगे। तो ये दोस्तों, हाँ, एक श्रीलंका से सतर्क क्यों रहना चाहिए? सतर्क इसलिए रहना चाहिए कि वहां पर चीन की भूमिका बढ़ रही है। वर्तमान सरकारें चीन समर्थक रही है। नवंबर 2019 में गोटाबाया राजपक्षे की सरकार फिर वहां पर आ गई है। हम्बन टोटा जैसे बंदरगाह को 99 साल के लिए लीज पर दे दिया गया है। और साथ ही साथ आप देखना चाहोगे हम्बन टोटा को, तो दोस्तों ध्यान रखना, हम्बन टोटा की जो लोकेशन है ये यहां पे रहा। ये हम्बन टोटा बंदरगाह है इस जगह पर, जिसको श्रीलंका ने 99 साल के लिए चीन को लीज पर दे दिया। लीज पर देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि चीन ने श्रीलंका को जो लोन दे रखा है, जो पैसा दे रखा है, वो चुका नहीं पा रहा है, इसलिए इस पोर्ट को 99 साल के लीज पे दिया गया। ये श्रीलंका का एक ड्रॉबैक है। इससे आने वाले समय में श्रीलंका की भूमिका कमजोर होगी। लेकिन श्रीलंका की भूमिका जब कमजोर होगी तो वहां पर भारत की भूमिका भी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका है और चीन का इस क्षेत्र में आने से हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। तो दोस्तों, आज मैंने भारत श्रीलंका संबंधों को विभिन्न आयामों के साथ भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक कई दृष्टिकोण से आपको समझाने का प्रयास किया। उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताई। फिर एक बार मैं आपके श्रीलंका के लिए कुछ और बिंदुओं के साथ, लेटेस्ट पॉइंट के साथ हाजिर होऊंगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।